हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं यार अहमद आज फिर आपके साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। तो हम लोगों ने भारत के संवैधानिक में विकास में जो अब तक देखा, अब हम उसके आगे चर्चा करेंगे। हमने देखा कि भारत के संवैधानिक विकास में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत के संविधान में किस तरीके का परिवर्तन आया और किस तरीके से एक वे में जो है आगे बढ़ता हुआ चला गया और कैसे कैसे जो है अधिकार मिलते चले गए। तो चलिए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग देखेंगे आज भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या हुआ था। देखते हैं कि इसमें जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदें जो थी, जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषदें थी, उन परिषदों को विस्तार की व्यवस्था की गई। अब जो है 1919 के अधिनियम में क्या किया गया कि जो हमारी केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदें थी उनका विस्तार करने की क्या की गई, व्यवस्था की गई। और आगे इसके क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों का क्या हो गया, बहुमत हो गया और उनके बहुमत की क्या हुई, व्यवस्था की गई। तो जो है इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का क्या हुआ, बहुमत हो गया। वहां पर गैर सरकारी सदस्य जो थे उनकी बहुमत की व्यवस्था की गई, अर्थात उनकी संख्याओं का क्या हुआ, उसमें इजाफा हुआ। अब देखिए आगे चल के देखिए कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में प्रथम बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में बजट के ऊपर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो दोस्तों देखेंगे अभी तक जो था, जो अधिकार थे संविधान में, वो जो है धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया। अब 1919 का अधिनियम आते ही क्या हुआ कि इसी अधिनियम के अंतर्गत अब बजट पे वाद विवाद करने का भी क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए चलते हैं सार्वजनिक हित के प्रस्ताव पेश करने की व्यवस्था की गई। जो सार्वजनिक हितों की जो व्यवस्था थी उस पे जो है प्रस्ताव पेश किया गया कि ये जो व्यवस्था है, सार्वजनिक हितों पर जो प्रस्ताव पेश करने की जो व्यवस्था है, इस पे क्या हुआ, इसमें जो है वृद्धि की गई, इसका भी क्या हुआ, विकास किया गया। अब क्या था, अब इसमें जो है सार्वजनिक के जो हित थे, जो मामले थे, उन पर क्या हुआ, प्रस्ताव पेश करने की व्यवस्था हुई। चलिए देखते हैं जो पूरक प्रश्न हुआ करते थे, अब उनके पूरक प्रश्न करने का भी क्या हुआ, अधिकार मिल गया। तो अधिकार धीरे धीरे देखो दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए जो भारत के संवैधानिक विकास में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में स्थानीय संस्थाएं जो थी, जो ऐसी संस्थाएं थी जो स्थानीय थी, उनको क्या है, कर्ज देने की भी व्यवस्था क्या किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वह जो है उसने क्या किया, जो स्थानीय परिषदें थी उन परिषदों को अब जो है कर्ज देने की भी व्यवस्था की गई उनके। अब जो है इसके आगे देखेंगे तो देखेंगे अतिरिक्त अनुदान तथा कर लगाने के प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। और इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें वह यह हुआ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी और प्रांतीय गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, ये जो दो परिषदें थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और भारतीय गवर्नर की परिषद जो थी,
उसमें जो है भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसमें क्या हुआ कि 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसमें गवर्नर की जनरल परिषद, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी और प्रांतीय गवर्नरों की जो परिषद थी, अब उस परिषद में जो है भारतीयों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। अब इसमें यह प्रावधान हो गया कि गवर्नर जनरल की परिषद जो होगी और जो प्रांतीय गवर्नर की परिषद होगी, उन परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति जो है इंपॉर्टेंट कर दी गई। अब उनकी नियुक्ति जो है इंपॉर्टेंट कर दी गई। तो देखो दोस्तों कैसे हो रहा है, जैसे जैसे वे में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अधिकार बढ़ते जा रहे हैं और अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए अब यह जो है प्रांतीय गवर्नरों की परिषद में भारतीयों को जो है नियुक्त करने का प्रावधान मिल गया। तो आगे चल के देखिए यह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसमें जो है जब भारतीयों को नियुक्ति का जो प्रावधान मिला तो उसमें लॉर्ड सिन्हा जो हैं, बहुत ही फेमस लॉर्ड सिन्हा जो हैं, उन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किया गया। यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि लॉर्ड सिन्हा को कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें प्रथम विधि सदस्य किस भारतीय को नियुक्त किया गया, तो वो जो है लॉर्ड सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। अब देखेंगे इसी में एक टर्म निकल के आता है कि प्रथम बार 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में अर्थात मार्लो मिंटो सुधार में सबसे प्रथम बार ऐसा हुआ, प्रथम बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातांक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। जो हमारा 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसी अधिनियम में जो है प्रथम बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातांक का सिद्धांत जो है फॉलो किया गया। अब जो है जो सांप्रदायिक जो मुद्दे थे, सांप्रदायिक जो है प्रतिनिधित्व का मुद्दा था, वह उभर के आया और उसका जो है चलन जो देखने को मिलता है वह 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम से मिलता है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे अब जो हमारा जो आता है मार्लो मिंटो सुधार के बाद, हम मार्लो मिंटो सुधार 1909 के बाद देखेंगे जो 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आता है, और ये इसे मैन-टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसे मैन-टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो चेंजेस किए गए उसी वे में हम देखेंगे कि इसमें भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसके वे में क्या क्या परिवर्तन आए। इसमें जो है भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अब जो है भारत में क्या होगा, भारत में अब एक लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है कार्यभार को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और जो लोक सेवा आयोग होगा उसमें जो है चयन का प्रावधान आ गया कि अब एक लोक सेवा आयोग बनेगी और वह आयोग जो है कार्यभार को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए इसके अलावे जो काम हुआ वह प्रांतीय शासन में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन हो गया। अब प्रांतीय शासन में जो प्रांत के शासन थे वहां भी द्वैध शासन प्रणाली का क्या हुआ, प्रवर्तन हुआ। और यह प्रणाली जो है द्वैध शासन प्रणाली लगभग 16 वर्षों तक काम करती रही। यह जो है 1935 का जब अधिनियम आता है तो उसमें जाके यह जो है द्वैध शासन प्रणाली खत्म हो जाती है। तो चलिए देखें, अब हम देखते हैं खत्म क्या होती है। ये 1935 का जो है 1935 आते आते जो है ये द्वैध शासन प्रणाली जो प्रांतों में होती है इसका जो है केंद्रीकरण कर दिया जाता है 1935 में। चलिए देखिए, हम देखते हैं प्रांतीय विषयों का। अब जो है इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रांतीय विषय होते थे उनका जो है 2 वर्गों में विभाजन कर दिया गया। सबसे पहला वर्ग जो था वह था रक्षित वर्ग और दूसरा जो था वह शिक्षा और स्वास्थ्य जिसमें आते थे वह जो है प्रांतीय विधानमंडल का, इसके लिए जो है प्रांतीय विधानमंडल जो है उत्तरदायी हुआ करती थी। जो रक्षित विषय थे उसमें पुलिस, जेल, न्यायालय, वित्त, राजस्व आते थे। अब ये जो पुलिस, जेल, न्यायालय, वित्त, राजस्व प्रणाली थी इसे रक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया। और यह जो है गवर्नर
गवर्नर जो होता था वो अपनी कार्यकारिणी परिषद के आधार से या माध्यम से इसका क्या करता था, इसका शासन करता था, और जो है विधानमंडल के प्रति यह उत्तरदायी नहीं था। जैसे इसमें देखेंगे जो शिक्षा और स्वास्थ्य था, यह जो है प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। ये कौन सा विषय था, यह जो है हस्तांतरित विषय था। यह जो है हस्तांतरित विषय था, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य को रखा गया, और शिक्षा और स्वास्थ्य विषय जो रखा गया वह जो है प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। और इसके अलावे जो रक्षित विषय था उसमें पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, राजस्व, और गवर्नर जो है अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से जो है इस पे क्या करता था, नियंत्रण रखता था, और यह जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो यह टर्म देखना है कि जो रक्षित विषय था वो उसमें जो है विधानमंडल के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, लेकिन जो हस्तांतरित विषय था वह शिक्षा और स्वास्थ्य जिसके अंतर्गत आता है वह प्रांतीय विधानमंडल के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे भारत को काफी हद तक सीमित शक्ति प्रदान की गई इसी जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के आते आते क्या क्या हुआ, इनको जो है प्रांतीय शासन में द्वैत शासन प्रणाली का परिवर्तन हो गया, और भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान हो गया, और जो है इसमें जो है प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। जैसे आज अभी देखेंगे वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे जो है जिस तरीके से संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का विषय होता है, तो उसी वे में जो उस समय जो संविधान में जो विकास हो रहे थे, संवैधानिक विकास के वे में, उसमें जो है 2 वर्गों में कैटेगराइज किया गया था। पहला जो है रक्षित विषय होता था और दूसरा हस्तांतरित विषय होता था। हस्तांतरित विषय में शिक्षा और स्वास्थ्य आते थे, और रक्षित विषय में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त, राजस्व आते थे, और इसको जो है गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से इस पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था। तो दोस्तों यह टर्म समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो है काफी हद तक सीमित शक्ति भारत को प्रदान कर दी गई। अब अगला टर्म जो आता है वह विधायी व कार्यपालिका सत्ता के बीच की रेखा को मिटा दिया गया। अब तक जो था विधायी और वो कार्यपालिका के बीच जो सत्ता के बीच की जो रेखा थी उसे मिटा दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, और भारतीय प्रशासन संबंधी शक्तियों पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों ये चीज देखेंगे, ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी हमने उनको भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो था हमने उसे क्या किया, जाना। अब हम इसी वे में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे दोस्तों, अभी हमने जो देखा कि हम अभी तक देख रहे थे कि 1919 का जो है चार्टर अधिनियम जो था उसमें जो है जो चेंजेस आए, उसके आगे जो चेंजेस आए वह जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के संविधान में। भारत के शासन अधिनियम 1935 से हूबहू बहुत सारे जो है नियम, कायदे, कानून ले लिए गए, और कुछ जो नए हैं उन्हें कई देशों के अतिरिक्त जो है संविधानों से जो है उसे लिया गया। तो हमारे देश के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है बहुत ही गहरा छाप है। उसके दर्शन जो है उसमें हमारे देश के संविधान में दिखाई देते हैं। तो देखेंगे हम दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहला काम क्या हुआ, जो अखिल भारतीय संघ था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, जिसमें जो है ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और स्वेच्छा से सम्मिलित देशी रियासतें क्या थी, इसमें सम्मिलित थी। अब आगे जो बात आई वह आई प्रांतीय स्वायत्तता की। प्रांतीय स्वायत्तता में देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है 1919 के द्वैध शासन का क्या हुआ, अंत हो गया। ये 1919 का जो द्वैध शासन था
इसमें जो है क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसमें प्रांतों में 1919 के द्वैध शासन का अंत हो गया और इसका क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। 1919 के द्वैध शासन का जो है अब क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। अब इनको प्रांतों में इनका कोई महत्व नहीं रह गया और स्वतंत्र और स्वशासित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब आगे जो देखेंगे वह देखेंगे हम, केंद्र में द्वैध शासन की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। जैसे हमने ऊपर बताया, अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई 1935 के अधिनियम में। अब देखिए इस अधिनियम में कार्यों और जो है सूची में, कार्यों में 3 सूची में संबद्ध किया गया। जो कार्य होते थे इस अधिनियम में, जो कार्य होते थे उन कार्यों को 3 सूचियों में क्या कर दिया गया, सूचीबद्ध कर दिया गया। पहली जो है संघ सूची जो आज वर्तमान में है, दूसरी जो है राज्य सूची, तीसरी जो है समवर्ती सूची दोस्तों हुई। और उस वक्त जो है संघ सूची में 59 विषय थे और जो है राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय देखने को मिलते थे। अब देखिए जो इस अधिनियम में, इसी अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां जो हैं क्या थी 1935 के शासन अधिनियम में थी। तो अब देखेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में, और 2 सदनों के गठन की व्यवस्था की गई। 2 सदनों के गठन की व्यवस्था की गई। अभी तक जो थी देखने को मिलती थी, अब उसमें क्या हुआ, चेंजेस हो गया। अब यह 2 सदन बना दिए गए, जो राज्यसभा उच्च सदन के नाम से और संघीय विधानमंडल निम्न सदन जिसे कहा जाता है, और उस समय इसका नाम था संघीय सभा। 1935 अधिनियम के समय पर जो हमारा जो है निम्न सदन था उसे क्या कहा जाता था, संघीय सभा। अब देखिए जो एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना क्या की गई, इसमें की गई। जो एक संघीय न्यायालय दोस्तों ये हाल ही में जो है बिहार एसआई में यह क्वेश्चन जो है क्या है, बिहार एसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है कि संघीय न्यायालय की जो है स्थापना किस जो है अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या की गई थी, एक संघीय जो है न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 1 + 6 बराबर कितनी थी, 7। और इसके पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखेंगे तो उसमें जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। उसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन यह जो है जब धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास होता है और संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, तो इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश की जो है क्या होती है, नियुक्ति होती है, और यह जो है कुल पद मिल के हो जाते हैं 7। तो दोस्तों देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे धीरे धीरे हुआ। अब हम आगे चल के देखते हैं, यहाँ जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। और जो है अब जो है सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी हमारी, वह जो है सांप्रदायिक पद्धति के अनुसार जो है उसमें जो है कैटेगराइजेशन किया गया। अब देखिए जो संघीय न्यायालय था उसको हम देखेंगे, यह एक जो अभिलेख न्यायालय था और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति प्रदान की गई थी। जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों, उसमें जो है क्या हुआ कि उसमें जो है उसे उसको जो पावर दिया गया था उस संघीय न्यायालय में, उसकी अवमानना करने पर उसे दंड देने का प्रावधान दिया गया था। लेकिन दोस्तों देखेंगे टर्म, यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। अगर इसके निर्णय के विरुद्ध अगर, या आप मान लीजिए उस समय जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, अगर उसके निर्णय के विरुद्ध आपको मान लीजिए उसके निर्णय को आप जो है स्वीकार नहीं करते हैं और उसके निर्णय के विरुद्ध अगर आपको अपील करनी हो, तो वो जो है इंग्लैंड की प्रिवी ऑफ काउंसिल में जो है
अपील करनी होती थी। तो जिससे यह पता चलता है कि यह जो है निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल ऑफ में जो है अपील करनी पड़ती थी। तो इससे यह जाहिर होता है या हमें पता चलता है कि यह अपील का जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं था दोस्तों। तो हम ये चीज देखने को मिला कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हो रहा है और जो है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इसी वे में हम देखेंगे तो हम देखेंगे दोस्तों 1935 का अधिनियम जो था, 1935 का अधिनियम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस 1935 के अधिनियम के आधार आज भी जो हमें हमारे संविधान में उसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। और बहुत सारे संविधान के ऐसे जो है मानक जो 1935 के अधिनियम में थे वो आज भी संविधान में समाहित हैं। और उसके जाते अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 पर देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रस्ताव, जो स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव है दोस्तों, वह 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ, 4 जुलाई 1947 को इसका प्रस्ताव जो है पारित होता है। और जो है स्वतंत्रता की स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को क्या होती है, लागू होती है। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता जो है भारतीयों को सौंप दी जाती है। भारत तथा पाकिस्तान 2 राज्यों की स्थापना होती है और 2 राज्य अस्तित्व में आते हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखेंगे भारत में जो है और पाकिस्तान में किन किन क्षेत्रों को रखा गया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट, बहावलपुर, खैरपुर और बलूचिस्तान के साथ 8 अन्य देशी रियासतें जो हैं इसमें क्या थी, समाहित थी। और बाकी के जो सारे हिस्से थे वह जो है भारत के अंदर जो है समाहित हुए। तो इस तरीके से दोस्तों 2 राज्यों का जो है अस्तित्व जो है उभर कर आया। तो हम देखेंगे इसमें जो है फिर जो है हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अब जो है भारत का संवैधानिक विकास हमें पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हमारे शुरू से 1773 से लेके 1947 तक जो इसमें चेंजेस आए वो चेंजेस बे बाय बे चलते गए और वही जो है चेंजेस आज जो है हमारे संविधान का जो है क्या हुआ, निर्माण हुआ। वर्तमान में हमारा संविधान इसी संविधान में इन्हीं संविधान के विकास के वे में जो है हमें जो है जो चीज़ें मिलती गई और वह जो है उन्हीं चीज़ों को जो है हमने अपने संविधान में क्या किया, समाहित किया। अब दोस्तों हमारा जो है भारत का संवैधानिक विकास हमने इसको जान लिया और इसके बारे में समझ लिया जो कुछ हमें मिला। और इसके बाद अब हम जो चर्चा करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जैसे हमने देखा था जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह जो होगा संविधान निर्माण की पद्धति, किस तरीके से हमारे देश का संविधान निर्माण हुआ। तो हम लोग दोस्तों अब जो है अपने संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में और अपने अगली क्लास में। तो दोस्तों हमने जो भारत का संविधान आपके लिए जो पहुंचाने की आप तक कोशिश की, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो जो है आपको पसंद आए और जो है आपको इसके बारे में अगर लगे कि हाँ जो है हमने इस पर जो काम किया वह काम सार्थक दिशा में किया, तो दोस्तों क्या करना, हमारे जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप अगर हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम वीडियो बनाते रहेंगे, इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहेंगे। चलिए गुड नाइट, आप लोगों को अलविदा कहते हैं। चलिए।